अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो एक उम्मीद की किरण जरूर पैदा हुई है। एक तरफ अफगानिस्तान में यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अबतर है, तो दूसरी तरफ आज दोहा में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान काफ़ी अरसे के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे आप कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अफगान तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर क़यादत कर रहे हैं तालिबान की, जबकि अफगान हुकूमत या जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो अफगान हाई पीस काउंसिल के सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला। और इस अहम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद कारज़ाई भी हैं। तो शहबाज, आज इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और जो मेरी इत्तला है कि पाकिस्तान की इसमें कोशिश बिल्कुल शामिल है, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अफगान तालिबान और जो अफगानिस्तान के अंदर जितने जो दूसरे प्लेयर्स हैं, दूसरे ग्रुप्स हैं, उनको बिठाया जाए। एक तजवीज़ ये थी कि पाकिस्तान में या इस तरह की मीटिंग हो या फिर दोहा में हो। तो ये इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, तो लेट्स होप एक सिल्वर लाइनिंग है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात दोहा में हो रहे हैं, ये अनकंडीशनल हो रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनकी ये कंडीशन थी कि अगर आप सीज फायर चाहते हैं तो हमारे जो 7,000 कैदी हैं उनको आप रिलीज किया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका कोई बैकग्राउंड है क्या एक्चुअली? देखिए, इसका बैकग्राउंड बड़ा वाज़ेह है कि जो दोहा में मुआहदा हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसके बाद आपको पता है कि उस मुआहदे के में शामिल था कि अफगान तालिबान जो बाकी ग्रोह हैं या इंट्रा अफगान डायलॉग होंगे, ये उसी की कड़ी थी। लेकिन क्योंकि वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहे, अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखिए सीज फायर का जहां तक ताल्लुक है, जो अफगान तालिबान है वो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। वो कहते हैं कि जंगबंदी इस मौके पर हम नहीं करेंगे, जंगबंदी वो पार्ट ऑफ द पैकेज डील होगा कि जब अगर पीस प्रोसेस में कोई ब्रेक थ्रू होता है तो उसके बाद जंगबंदी करेंगे। तो मौजूदा हालात में ज़ाहिर कुछ भी कहना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है, लेकिन गिवन द सिचुएशन कि यूं लग रहा था कि जिस तरीके से तालिबान ने रैपिड इनरोड्स किए, जिस तरह से उनकी पेशकदमी हुई, कि शायद वो इस तरह के मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका ऐसी सूरत में मुज़ाकरात की टेबल में अफगान जो हुकूमत है या दूसरे लोगों के साथ बैठना, एटलीस्ट इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब उसकी क्या आउटकम आती है वो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से। उस साइड पे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो दूसरा, पाकिस्तान के अंदर 17 से 19 जुलाई को एक इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस होना थी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को और कुछ वहाँ के जो पार्टीज़ हैं उनको इन्वाइट किया था। वो कॉन्फ्रेंस भी अब पोस्टपोन हो गया। तो ये एक तो ये काइंडली बताइए कि इसकी जो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है? एक साइड पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी साइड पे अफगान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो दे रही है कि जी आप ताउन नहीं कर रहे, आप जो अफगान तालिबान है उनके ऊपर आप दबाव नहीं डाल रहे, वो मुज़ाकरात हमसे नहीं कर रहे। उधर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और अफगान हुकूमत खुद हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। ये देखें, कल जो उज़्बेकिस्तान में जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसमें DGI भी थे, अफगान सदर अशरफ गनी से जो मेरे ज़राए ने बताया है, अशरफ गनी साहब को यही बताया गया है कि देखें, आप हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है उसमें आपकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मसलन हम चाह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के अंदर प्लेयर्स हैं उनकी एक अफगान पीस कॉन्फ्रेंस जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 17 से 19 जुलाई को होनी थी, बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी हुआ था और बहुत से जो अफगानिस्तान के अंदर जो लीडरान हैं उन्होंने उसकी तस्दीक भी की थी। तो जब हम उस इनिशिएटिव की बात करते हैं तो आप आने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो अफगान जो पीस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर होनी थी, ये पाकिस्तान के बकौल बड़ी एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। इसमें यकीनन अफगान तालिबान इस मरले पर शामिल नहीं थे, लेकिन जो मेरी ज़राए से बात हुई है, पाकिस्तान को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी क्यों हुई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि अफगान सदर अशरफ गनी जो है वो कोई हुकूमती डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार नहीं थे। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोशिश की अशरफ गनी साहब को कन्विंस करने की, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए इस बात पर। उन्होंने कहा कि उन्हें मज़ीद वक्त चाहिए ताकि वो प्रेपरेशन के साथ आएँ। और इसके अंदर जो अहम तजावीज़ ज़ेर गौर आना थी, जो मेरी इत्तला, जो लोगों से मेरी बात हुई पाकिस्तान में, एक तो ये था कि अगर ये जो पीस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में हो जाती और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आता, तो अगले मरहले में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को भी मदऊ करना था
और उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो जंगबंदी की बात हो रही थी। पाकिस्तान बिहाइंड द सीन अभी भी कोशिशें कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ सीज फायर हो, और पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अगर ये अफगान पीस कॉन्फ्रेंस हो जाती और उसके बाद जो फॉलो अप कॉन्फ्रेंस में जिसमें अफगान तालिबान भी शिरकत करके, तो इसका कभी इम्कान मौजूद था कि सीज फायर के ऊपर कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त होती। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ना होना पाकिस्तान के ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और पाकिस्तान की अभी भी कोशिश है, दो कि ये कहा जा रहा है कि अब बड़ी ईद के बाद शायद नई डेट्स आएंगी, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि वक्त जो है वो कम है, क्योंकि हो सकता है कि बाय द टाइम ये कॉन्फ्रेंस दोबारा इसका इनेकाद हो तो उस वक्त अफगान तालिबान मजीद 15-20 जो इजला हैं उन पर वो कंट्रोल हासिल कर लें, तो लेवरेज उतनी कम से कम होती जाएगी। तो पाकिस्तान को कम से कम इससे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो चाहते थे कि ये कॉन्फ्रेंस हो, तमाम जो तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से मुलतवी करना पड़ी। लेकिन कामरान, इसमें जो अफगान तालिबान थे वो इन्वाइटेड नहीं थे, तो एक सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अगर पाकिस्तान के नुमाइंदे और अफगानिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे आपस में बैठ भी जाएं और अफगान तालिबान जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका ये दावा है कि 80% इलाके के ऊपर उनका कब्जा हो गया, वो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है, तो आउटकम क्या होता, वो कितनी प्रोडक्टिव होती, ये भी एक तो सवालिया निशान है ना इसका। ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है, लेकिन यही सवाल मैंने जो पाकिस्तानी हुकाम है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि पहला मरला ये है कि अफगानिस्तान अब तालिबान को छोड़ दें, काबुल के अंदर जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी इत्तेफाक नहीं है। पहले तो उनको ऑन बोर्ड लेना, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से जो प्रोमिनेंट लीडर थे अफगानिस्तान के, वो आने के लिए तैयार थे पाकिस्तान। मसलन उसमें हामिद कारजाई भी शामिल थे, अब्दुल्ला थे, यूनुस कानूनी थे, अहमद वली महसूद थे। लेकिन दूसरी तरफ अफगान जो गवर्नमेंट है, अशरफ गनी है, वो अपना नुमाइंदा भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तो अफगान तालिबान को आप साइड पे भी रखें, जो दूसरे जो ग्रोह हैं उनके अंदर भी एक यूनिटी नहीं है। या तो होना कि वो तमाम उनका एक यूनाइटेड फ्रंट हो, तो वो मिलकर तालिबान के साथ बात करें। तो पाकिस्तान की ये जो कोशिश थी कि कम से कम ये अफगान तालिबान के अलावा जो जितने प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनके अंदर एक इत्तेफाक राय हो कि आगे से इस सारे मामले को लेकर के कैसे चलना है। जब उनके दरमियान एक इत्तेफाक राय होगा तो वो सारा मामला लेकर के अफगान तालिबान के पास जाएंगे और फिर उसके अंदर पेशरफ्त होगी। तो पाकिस्तान की बेसिकली ये कोशिश थी। लेकिन इसमें कामरान, लास्टली ये बात तो इंपॉर्टेंट है ना कि जो उज़्बेकिस्तान के अंदर हुआ, अफगानिस्तान के सदर ने पब्लिकली पाकिस्तान को एक्यूज किया और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसके ऊपर जो पब्लिकली एक जवाब आया, तो उसके बाद लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस तरह बैठ के बात कर सकते हैं। तो क्या वो भी एक वजह इसमें बनी, या ये पहले ही चीज़ें ऐसे प्लान थी और अफगानिस्तान जो है वो रिलक्टेंट था? देखें, पहले ही अफगानिस्तान रिलक्टेंट जरूर था, अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये जो साइड लाइन पे मुलाकात होगी तो शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको कन्विंस करने पर तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसमें पेशरफ नहीं हुई। और दूसरा ये बात कि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जब आप बात करते हैं ना, तो अब अशरफ गनी इवन के विद इन अफगानिस्तान भी ये तासुर उभर रहा है कि वो भी अमन अमल का जो प्रोसेस है उसमें एक रुकावट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार ना छोड़ें, लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो प्लेयर्स हैं वो समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान का कोई वे आउट निकलना है तो एक नेशनल गवर्नमेंट हो या एक अबूरी सेटअप आएगा जिसमें जो तमाम प्लेयर्स हैं उनको शामिल करना पड़ेगा। वो अफगान सदर अभी इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बेशक अफगान सदर नहीं मान रहे, लेकिन पाकिस्तान दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ काम करने के लिए अभी भी तैयार है। और ब्रेक पे जाने से पहले जाहिर है कि जो पाकिस्तान को कंसर्न है, पाकिस्तान के हुकाम का ये कहना है कि जो अफगान गवर्नमेंट है, खास करके अशरफ गनी साहब हैं, वो चाहते हैं कि अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करे। अफगान तालिबान के साथ अगर लड़ना है तो वो अमरीकी अफवाज लड़ें, वो खुद कोई काम करना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान कहता है कि ये तो मुमकिन नहीं है, आप हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब स्पिन बुलदक में जो चमन के अक्रॉस जो इम्पॉर्टेंट टाउन है, अब उस पर अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और काबुल के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चमन और स्पिन बुलदक के दरमियान जो ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो 30% रेवेन्यू है अफगानिस्तान का, वो उससे आता है। 20,000 लोग रोजाना वहां पर उनकी आमदोरफ्त होती है। 900 को ट्रक जो हैं वो डेली मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स लेकर वहां पे ट्रैवल करते हैं, और वहां पर अफगान तालिबान का कब्जा करना और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई रेजिस्टेंस ना देना, ये पाकिस्तान के लिए बड़े हैरानकुन और अचंभे की बात है। और पाकिस्तान कहता है कि इस पर आप हमें इल्ज़ाम नहीं दे सकते। बहरहाल ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो पाकिस्तान के लिए कई खदशात हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर खाना जंगी होती है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। और एक जो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन है वो है अफगान रेफ्यूजीज का एक नया इन्फ्लक्स।
उस हवाले से क्या हमारे पास कोई हिकमत अमली है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बहुत सी उसकी वजूहात हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी रहती है तो पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान लाखों की तादाद में कई सालों से अफगान मुहाजिरीन को पनाह दे रखी है। तो खदशा ये है कि एक नई वेव यानी कि कोई 5 से 7 लाख जो अफगान मुहाजिरीन हैं नए, वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अब ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास क्या कोई हिकमत अमली है? हमने देखा कि मुख्तलिफ हुकाम, दफ्तर खारजा की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से भी बयानात ज़रूर सामने आए कि पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना ज़राए हैं कि वो इन नए जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको पनाह दे सके। लेकिन शहबाज, इन एनी केस ज़ाहिर है कि नेबरिंग कंट्री है, 2600 किलोमीटर लंबा हमारा इनके साथ बॉर्डर है। अगर वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिजिकली तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि अगर लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं कि हम उनको रोक सकें। तो हमें कोई हिकमत अमली बनाना पड़ेगी और विफाकी काबीना के अंदर मेरे ख्याल में एक पॉलिसी पेश की गई है मुजवज़ा तौर पर कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस पॉलिसी में आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिसी है? कामरान, ये बात ठीक है आपकी कि ये जो मंगल को काबीना का इजलास हुआ था उसके अंदर ये एक पॉलिसी लेके गए थे जो सैफरॉन की वजारत है, स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स की, जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा। तो उनकी तरफ से एक पॉलिसी पेश हुई थी काबीना में, इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। लेकिन काबीना ने उस पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया। जो मेरी ज़राए के साथ इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस पॉलिसी को फॉर द टाइम बिंग जो समरी थी सैफरॉन की उसको उन्होंने विड्रॉ किया है। तो विड्रॉ करने का मकसद वहाँ पर डिस्कशन ज़रूर हुई थी, कुछ उसके जो कंसर्न्स थे काबीना के जो मेंबरान थे उनके, और कुछ उनकी रिकमेंडेशंस थी कि इस पॉलिसी को आप इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करके इसको वापस लेके आएँ। तो मामले को थोड़ा सा उन्होंने, जो मेरे ज़राए बता रहे थे, सीक्रेट रखने के लिए जो उसके काबीना की मीटिंग हुई है उसके जो मिनट्स थे उसमें उसको समरी को वो कह रहे हैं विड्रॉ करें। लेकिन कामरान, ये पॉलिसी बनने से पहले इसके पीछे काम हुआ था। एक इन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और उसके 4 इजलास हुए थे मई, जून और जुलाई के पीरियड के दौरान। और उसकी जो मेजर उन्होंने इनपुट लिया अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर है उनसे, और इस तरह पाकिस्तान के जो ईरान के अंदर सफ़ीर है उनसे। तो उनका इनपुट ये था कि तकरीबन 10 लाख जो अफगान लोग हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। तो अगर 10 लाख मुहाजिरीन होंगे तो इसमें 5 से 7 लाख जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो उस बेस के ऊपर कामरान उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। अच्छा कामरान, इसमें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं जो काबीना में पॉलिसी उसके जो मेन खतोखाल थे, सबसे पहले अभी भी हुकूमत की ये कोशिश है कि जो अफगान मुहाजिरीन है ये पाकिस्तान ना आए, उनको हर तरीके से रोका जाए। और दूसरा उसमें पॉइंट है कि अगर वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब होती है तो अफगानिस्तान के अंदर ही जो सेफ इलाके हैं वहाँ पे उनको ठहराया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बड़े पैमाने पर अगर अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर आ जाते हैं तो उनको जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे ठहराया जाए और जो शहरी और हसास इलाके हैं उनसे दूर रखा जाए। और जो उनका एंट्री टू पाकिस्तान है, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कह रहे हैं कि इसको आप लिंक कर दें एक सैफ अफ्रीकी एक मुआहिदा हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि ये जो मुहाजिरीन पाकिस्तान आ रहे हैं इनको पाकिस्तान में आने की जो इजाज़त दी जाए वो इस चीज़ के साथ मशरूत हो कि ये कल को वापस जाएंगे, और साथ ही इस बात को वो यकीनी बनाया जाए उसकी वो फंडिंग करेंगे। लेकिन कामरान, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि जो नए अफगान शहरी पाकिस्तान आएंगे और जो पाकिस्तान में वो स्टे करेंगे उनको मुहाजिरीन का स्टेटस हुकूमत इस दफ़ा नहीं देना चाह रही, विच इज़ डिफरेंट फ्राम द पास्ट। और अगर 5 से 7 लाख मुहाजिरीन नाज़रीन पाकिस्तान आ जाते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान का ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो खर्चा होगा वो तकरीबन $2.2 अरब होगा इन मुहाजिरीन को एक सेफ और सेपरेट इलाके में रखने का और इनकी जो खुराक और बाकी ज़रूरियात को पूरा करने का। और ये पैसा अगर पाकिस्तान ताख़ीर से पहुँचता है तो एक तजवीज़ इसमें यह थी कि वजारत ख़जाना से वक्ती तौर पर फंड्स लिए जाए और इन मुहाजिरीन की देखभाल की जाए। तो कामरान, ये उस पॉलिसी के कुछ चंद बड़े नुकात थे, लेकिन इसके ऊपर जो अप्रूवल है वो नहीं हुआ। इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अफगान कमिश्नर हैं, उनके जो मुहाजिरीन को टेक ओवर करते हैं, उनके ख्याल रखते हैं, उनकी जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई है तो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात के ऊपर तैयार नहीं है कि इन मुहाजिरीन की देखभाल के लिए वो
पाकिस्तान को किसी किस्म की वो सपोर्ट करें, जबकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसका बुनियादी नुक्ता ही यही है कि पाकिस्तान को महाजिरीन को तब कबूल करना चाहिए जब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनकी जो फाइनेंशियल ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। कामरान, ये बात ज़हन में रहे कि इस वक्त भी पाकिस्तान में कुछ 14 लाख और 40,000 के करीब मुहाजिरीन हैं, और मेरे ख्याल में ये तो ऑफिशियल फिगर है। अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में ये कुछ 3 मिलियन तक भी बनते हैं, उसमें अनरजिस्टर्ड भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो 14 लाख तो मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड जो लोग हैं, और पाकिस्तान को शायद तवक्को ये थी, और हम हमेशा से पाकिस्तान कहता है कि उनकी एक डिग्निफाइड रिटर्न होना चाहिए। वो उनका रिटर्न तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, नए अफगान जो रेफ्यूजीज हैं उनके आने का मेरे ख्याल में ज़्यादा खदशा है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक और जो पहलू है, मेरे ख्याल में इस पर लोग कम बात करें कि लेट्स सपोज कि अगर अफगान तालिबान वहाँ पर इक़्तिदार में आ जाते हैं, एक व्यू ये भी है कि इस दफ़ा जो अफगान रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स होगा वो शायद नॉन पश्तून हो, कि पश्तून जो हैं, क्योंकि अफगान तालिबान पश्तून को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्राइबल और जो रूरल जो अफगानिस्तान है, कि शायद वहाँ से उस तरह से इनखिला उनका ना हो उन लोगों का। जो लोग नए रेफ्यूजीज आ सकते हैं वो नॉन पश्तून होंगे, वो उज़्बेक, ताजिक, हज़ाराज और शायद में भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों। तो एक उसके अंदर कैच ये भी है कि उनकी शायद फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो पाकिस्तान के बजाय वो यूरोप का रुख करें, वो अमेरिका का रुख करें, क्योंकि वो ज़रा स्किल्ड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो एक इसके अंदर पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग भी है शायद, कि वो जो पश्तून जो है ना, जो कम पढ़ा लिखा मजदूर तबका है, मे बी वो पाकिस्तान का रुख ना करें। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है। अगर तो अफगान तालिबान वहां पे आते हैं और कंपैरेटिवली एक वहां पर अमन वो कायम कर लेते हैं, तो शायद फिर जो पश्तून बेल्ट है वहां से ज्यादा लोग यहां पर ना आए, और जो नॉन पश्तून एलिमेंट है वो पाकिस्तान को रुख करें और इवेंचुअली यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ। लेकिन इस 2-3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जो यूएन एजेंसीज की तरफ से जो अभी इनिशियल रिस्पॉन्स आया है कि वो अगर वो कोऑपरेट नहीं करती पाकिस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान कैसे इतने मुहाजिरीन को 5 से 7 लाख लोगों को वो टैकल करेगा, और उसकी जो फिर कॉस्ट है वो $2.2 अरब इनिशियल एस्टीमेट है। और इसमें जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, जो एक एजुकेशन उनके अगर बच्चों की तालीम अगर 3 से 4 लाख उसमें बच्चे भी होते हैं, तो उनकी तालीम के जो अखराजात है वो शामिल नहीं है। तो अगर वो भी शामिल नहीं है, हाल दो कि इसके ऊपर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसने काम करना शुरू कर दिया कि अगर अफगान महाजिरीन के बच्चे आते हैं तो उनको स्कूलिंग के लिए उनके क्या अखराजात होंगे, इसके ऊपर सेपरेट काम हो गया। एक और जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का ऐसा को इंटरनेशनल ट्रीटी में पाकिस्तान बाउंड नहीं है कि वो अफगान महाजिरीन को वो एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव आ सकता है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आ सकता है। हमने कोई इस तरह का इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी साइन नहीं की हुई कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो पाकिस्तान वो महाजिरीन को लेगा। लेकिन चूंकि दोनों अतराफ में जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके ताल्लुकात हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वहां पे एक मसला बने और एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान अपना बॉर्डर को बंद रखे। वे फॉरवर्ड है या पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए भी कि अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं कि वहां से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, बल्कि जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल हो कि वो भी अपने मुल्क को जाएं। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें दफ्तर खारजा के तर्जुमान जायद हफीज चौधरी ज्वाइन करेंगे। सो स्टे विद अस। प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक बात कर रहे हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर के, वो रेफ्यूजीज हों या पीस प्रोसेस हो, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त दफ्तर खारजा के तर्जुमान जायद हफीज़ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जायद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ में ये करना चाहूँगा कि आज ही ये खबर आ रही है कि दोहा में बिलाखिर एक तातुल के बाद अफगान तालिबान और जो अफगान हुकूमत है या जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। ये बताएं कि इसमें पाकिस्तान का कितना किरदार है, क्योंकि माजी में वो दोहा अग्रीमेंट हो या इंट्रा अफगान डायलॉग हो, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें क्या बिहाइंड द सीन पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले किया है? जी कामरान, देखें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये खुशाइंद है। हम ये समझते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का तातुल नहीं आना चाहिए। हम ये समझते हैं कि पीस प्रोसेस का स्कटल होना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे वो अफगान हो, चाहे पाकिस्तान हो, बाकी हमसाया ममालिक हों या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो। तो ये जो रिजम्पशन है हम ये समझते हैं इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से ही 2 लिहाज से इम्पोर्टेंट रोल रहा है।
पहला तो ये कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा ये मेंटेन किया कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। अब तमाम कोशिश जो है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ होनी चाहिए। उसमें जो पिछले साल 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई आपके इल्म में, सबसे पहला था यूएस और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, दूसरा फिर इंट्रा अफगान निगोसिएशन जो स्टार्ट हुई, और तीसरा जो एग्रीमेंट हुआ ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो इन सब में पाकिस्तान का एक कुलीदी किरदार था, और हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है, हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन का क़याम ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑन गोइंग पीस प्रोसेस है वो ऑन ट्रैक रहे, वो स्कटल ना हो। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कामरान कि देखें, पाकिस्तान का जेन्युइन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में पीस में। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अफगानिस्तान में जो भी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट हो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर। इसलिए हम नहीं चाहते कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी वैक्यूम हो जिसे स्पॉयलर्स फिल कर सकें, जिसे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स फिल कर सकें। दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि देखें, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती है तो उससे फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज टू पाकिस्तान हो सकता है। हम ये भी नहीं चाहते क्योंकि हम उसके मुतामिल नहीं हो सकते। रेफ्यूजीज के ऊपर हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी चलन दोहा में तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे भी एक पीस कॉन्फ्रेंस हो, वो मुलतवी हो गई है। तो हमें पता है कि क्या वजह बनी है, क्यों मुलतवी हुई है, इसके हम पे इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी? अच्छा देखें, उसका अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त टॉक्स हो रही है उससे बराह रास्त कोई लिंक नहीं है। हम जो यहाँ पे कर रहे थे वो अफगान पीस कॉन्फ्रेंस है, और वो सिर्फ पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है ईद के बाद की कोई डेट्स के लिए। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान बुला रहा था, इस वक्त हमने मदऊ किया था तालिबान के अलावा जो बाकी दूसरे ग्रुप्स हैं, क्योंकि तालिबान से हमारी माजी में बहुत मरतबा निशिस्त हुई। हमने उनके साथ कई कंसल्टेशन की, हमें उनकी पोजीशन का पता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये पीस प्रोसेस के हवाले से, और जो हमारा रोल है उन्हें परसुएड करने के लिए कि आप पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलें। लेकिन हमारी क्योंकि एक ब्रॉड एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, तो इस वक्त मकसद ये था कि तालिबान के अलावा जो बाकी लोग हैं उन्हें बुलाया जाए, उन्हें सुना जाए, कंसल्टेशन की जाए, और उनसे ये जानने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी पीस प्रोसेस के हवाले से, और किस तरह हम मिलकर अफगान पीस प्रोसेस को आगे चल सकते हैं। तो ये उस तरह नहीं था कि जी तालिबान और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जगह पर बिठाकर जो है वो पीस प्रोसेस को आगे लेकर जाना। ये बात कितनी दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान भी वहाँ पे बातचीत हुई कि ये इस वजह से भी मुलतवी हुई है कि अफगान सदर या अफगान गवर्नमेंट जो है वो अपना कोई वफद भेजने के लिए तैयार नहीं थी। दो के जो बाकी प्रोमिनेंट उनके लीडर्स हैं वो आने के लिए तैयार थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने यह समझा कि जब अफगान गवर्नमेंट की तरफ से कोई वफद नहीं आएगा तो ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना तो बेसूद है। नहीं देखें, इसमें कामरान इस तरह नहीं है। हमने इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, उसमें देवर 30+ इन्वाइटीज, तो उसमें से बहुत सारे लोगों से हमें कॉन्फर्मेशन थी। लेकिन इसमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये पोस्टपोनमेंट है, और बाद में जो है वो ईद के बाद की कोई डेट्स आएंगे, एंड वील बी शेयरिंग दोस डेट्स। अच्छा ज़ाहिद हफीज़ साहब, दूसरा जो एक इशू है कि पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है, और इसके ऊपर मुतज़ाद बयानात अफगानिस्तान की तरफ में की हुकूमत की तरफ से भी है, पाकिस्तान के अंदर भी बात होती है, बाहर भी बात होती है। एक्चुअली पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस इस वक्त तालिबान के ऊपर है? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान का कभी भी मुस्बत किरदार रहा है जो दोहा में टॉक्स हो रही हैं, तो हमारा वो कोई डिग्री है, कोई लेवल है जहाँ पे हम कह सकें हाँ ये अब हमारा इन्फ्लुएंस है और यहाँ से आगे हमारी लिमिट नहीं है? नहीं देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान में ये है कि हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, हमारे अफगानिस्तान में कोई फेवरेट्स नहीं है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी को कंट्रोल करना अफगानिस्तान में, चाहे वो तालिबान हो या बाकी अफगानिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हो, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारा रोल एक फैसिलिटेटर का है। अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से हमने बारहा ये कहा कि फैसला तो अफगान ने खुद करना है कि उन्हें किस किस्म का मुस्तकबिल में अपने लिए जो है वो सियासी ढांचा चाहिए, इसका फैसला तो अफगान करेंगे। इसीलिए जो हमने हमेशा ये कहा कि प्रोसेस जो है अफगान लेड और अफगान ओन्ड होना चाहिए। और दूसरी बात ये, हम ये भी समझते हैं कि प्रोसेस जो है ये इंक्लूसिव होना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए,
और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। तो उसमें ये कहना कि जी हम किसी को कंट्रोल करते हैं, ना हमारी ये पॉलिसी है और ना हम किसी को कंट्रोल करते हैं। हाँ, अफगानिस्तान में हमारा जो तालिबान हो या बाकी और दूसरी साइड हो, उनके साथ एक जो हमारा इन्फ्लुएंस है, हमने उसे कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल किया है, हमने उसे अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया है। और जिसका मैंने आपसे पहले शेयर किया कि पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन के बगैर शायद ये जो अभी तक 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, वो मुमकिन ना होती, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूएस और तालिबान के दरमियान पीस एग्रीमेंट है। जी चले, अब अफगान तालिबान ज़ाहिर है कि जब से ये विड्रॉल शुरू हुआ है तो बहुत तेज़ी से उन्होंने पेशकदमी की है। इवन इस हफ्ते उन्होंने स्पिन बुलदक चमन बॉर्डर के अक्रॉस जो टाउन है उस पर भी कब्जा कर लिया है, और वो क्लेम करते हैं कि इस वक्त 85% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। ज़ाहिर है कि हमारी अपनी ग्राउंड पे असेसमेंट होगी। क्या हमारी असेसमेंट है कि क्या ये वाकई दावा उनका दुरुस्त है कि जिस तरीके से वो पेशकदमी कर रहे हैं? देखें, वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन जो अफगानिस्तान में है, हमें उस पर तशवीश भी है। हम ये समझते हैं कि जी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हो। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक पॉलिटिकली निगोशिएटेड सेटलमेंट हो। और हम ये भी कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, तो वो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए वहाँ पे जो भी डिस्पेंसेशन आए और वो अफगान उसका फैसला। अगर मिलिट्री टेक ओवर करते हैं अफगान तालिबान, तो पाकिस्तान की ये क्लियर पोजीशन है कि हम उस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। कामरान, मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर हमारी लीडरशिप की तरफ से 12 जो है वो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है। तो इस वक्त देखें, इस इशू पे जाने की हमें इस वक्त इफ्स एंड बट्स की बात नहीं करनी। हमें इस वक्त बात करनी है कि जी हमारी डिज़ायर क्या है। हमारी डिज़ायर है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। कामरान, अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सफ़र किया है इंस्टेबिलिटी की वजह से फॉर ओवर 4 डेकेड्स। पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान है। 70,000 से ज़्यादा जाने हमारी जो है वो इसके अंदर कुर्बान हुई। हमारे जो इकनॉमिक लॉसेज हैं ओवर $150 बिलियन के। तो हमारा तो इस वक्त इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि अफगानिस्तान में पीस हो। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इस वक्त डिफरेंट सिनेरियोज के जी अगर ये होगा तो क्या होगा, हम अपनी डिज़ायर शेयर करना चाहेंगे और हमारी डिज़ायर है अफगानिस्तान के अंदर पीस हो। जो अफगान तालिबान है और फिर अब जो TTP की भी बात हो रही है, तो इज देयर स्टिल अ डिस्टिंक्शन बिटवीन TTP एंड अफगान तालिबान? क्योंकि कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि शायद इन दोनों ग्रुप्स का कोई आज से 3-4 माह पहले वहाँ पे कोई इल्हाक भी हुआ है और कुछ इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अगर वहाँ पे अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर TTP का जो असर होगा मस्बत होगा, मनफी होगा? देखें, हमारी अफगानिस्तान के अंदर चाहे किसी की भी हुकूमत हो, अभी जो करंट डिस्पेंसेशन है वो हो या जो मुस्तकबिल में हुकूमत होगी, हमारी उनसे डिमांड ये होगी कि अफगान सॉइल शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। देखें, हमारी ये बड़ी क्लियर पोजीशन है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, बट एट द सेम टाइम किसी और मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। माजी में हमने सबूत पेश किए कि किस तरह अफगान सॉइल जो है वो बाकी और ममालिक ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ की फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, उसमें स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी शामिल है। तो हमारी यही ख्वाहिश होगी, हमारी यही कोशिश होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ ना हो। हमारे उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मौजूद है जिसे हम अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी कहते हैं। उसमें हमारे वर्किंग ग्रुप्स हैं, उसमें ट्रेड के ऊपर भी है, उसमें कॉमर्स के ऊपर भी है, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर है, उसमें मिलिट्री कोऑपरेशन पे है, उसमें रेफ्यूजीज के ऊपर। तो मकसद ये है कि हमने अफगान्स को बारहा ये बावर करवाया कि हम नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे किसी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से हो या किसी थर्ड कंट्री की तरफ से हो। यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, और उसमें से एक जो चैलेंज है वो है अफगान रेफ्यूजीज का। ये भी खदशा है कि खाना जंगी होती है तो एक नया इन्फ्लक्स आ सकता है पाकिस्तान में रेफ्यूजीज का। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसकी जो इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पर हो सकती हैं उस पर बात कर रहे हैं। रेफ्यूजीज़ का एक ज़ाहिर है कि ऑलरेडी हम 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और मज़ीद इन्फ्लक्स का भी खतरा है। अब इशू इसमें यह है कि इसमें जो दो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, रेफ्यूजी कन्वेंशन है 51 का और फिर प्रोटोकॉल है 1961 का, हम उसके सिग्नेटरी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ पर पनाह दिए रखे। तो कब तक हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान पनाहगज़ीनों को अपने घर में जगह देंगे, बल्कि जो नए आने वाले हैं क्या उनके लिए भी हम यही काम करेंगे? देखें कामरान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि रेफ्यूजीज़ का जो इशू है वो एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इशू है। पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा ये रही है कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के लिए हमारी पॉलिसी भी ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड होनी चाहिए। हमने इसीलिए जो अपने दरवाजे खोले अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए, क्योंकि हम ये समझते थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें वहाँ पर ये सिक्योर नहीं थे। पाकिस्तान आए, आपने देखा कि ओवर 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ एट वन पॉइंट इन टाइम, अभी भी जो है वो 3 मिलियन के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इनकी डिग्निफाइड बट इन अ टाइम बाउंड मैनर रिपेट्रिएशन होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान पे हम ये ख्वाहिश भी करते हैं, हमारी कोशिश भी है कि वहाँ पर अमन हो और उस अमन के ज़रिए मुमकिन हो सके इन रेफ्यूजीज़ की अपने घरों को वापसी हो सके। हम ये भी चाहते हैं कि ये वेल रिसोर्स्ड हो। देखिए, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक रोल है। पाकिस्तान ने अपने हिस्से से मैं ये समझता हूँ कि कहीं बढ़कर एक किरदार अदा किया, तो इस सिलसिले में हमारी ये ख्वाहिश भी होगी, हमारी ये कोशिश भी होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना रोल प्ले करे। अफ़गानिस्तान के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि जिससे इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ की अपने घरों को वापसी इन अ डिग्निफाइड मैनर पॉसिबल हो सके। लेकिन जो आपने बात की फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजी, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उसका मुतामिल नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें जाहिद हफीज़ साहब, जो आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी और उसके एक रिपोर्ट को लेके कैबिनेट के पास गए इस हफ्ते, उसमें जो आपने तखमीना लगाया है कि तकरीबन $2.2 अरब कॉस्ट आएगी अगर 5 से 7 लाख रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आते हैं, और आपकी इसमें यह भी ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान का साथ है। लेकिन जो हमारी बात हुई है हमारे लोगों की विद द UN एजेंसीज, वो इसमें सपोर्टिव नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी $2.2 बिलियन बिल नहीं देती आपको, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? क्या फिर भी आप अपने बॉर्डर्स को खोलेंगे और रेफ्यूजीज को अंदर आने देंगे? देखें, ये तो सैफरॉन मिनिस्ट्री जो इससे डील करती है कि एग्जैक्ट क्या तखमीना, वो सारी चीज़ें दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू शेयर विद यू। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रेफ्यूजीज़ का, देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। हम ये समझते हैं कि उसकी एक फार डीपर इम्प्लीकेशन होती है। उसकी पाकिस्तान के अपने इंटरनल जो सोशियो इकनॉमिक फैब्रिक है उसके ऊपर एक इम्प्लीकेशन होती है। तो जिस तरह मैंने पहले भी ये कहा कि हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश तो ये होगी कि पाकिस्तान में फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ ना हो। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक कंटीजेंसी प्लान जो है वो उसके ऊपर काम करेगी। लेकिन मैं दोबारा ये बात क्लियर करता चलूँ कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये फर्दर इन्फ्लक्स होता है, जैसे आपने जिक्र किया, ईरान का हवाला दिया, तो क्या इस दफ़ा हम ईरान का मॉडल फॉलो करेंगे कि अगर नए जो रेफ्यूजीज आते हैं तो उनको स्पेसिफिक कैंपों में ठहराया जाए, ना कि उनको अर्बन सेंटर्स में और जहां उनका दिल चाहे उनको आबाद होने दिया जाए? जी, उसमें कामरान जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जिस तरह मैंने कहा कि जी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसमें है, सैफरॉन है, तो वो जो भी एक प्लान है वो सबकी मुशावरत से तरतीब दिया जाएगा। जी, और आखिर में मेरे ख्याल में एक चीज़ में, अगर कामरान आप इजाज़त दें जी, आप इस दफ़ा उनको रेफ्यूजीज़ का स्टेटस नहीं देना चाहते, जो आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी है। आप उनको एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स EDPs आप उनको डिक्लेयर करेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? अगर आप उनको EDPs डिक्लेयर करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे और पाकिस्तान को इस चीज़ का क्या बेनिफिट होगा? देखिए, मैं दोबारा ये बात आपसे करता हूँ कि ये सारी जो डिटेल्स हैं ये अभी हम ये समझते हैं कि जी पब्लिकली हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी होगा, हमारी पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर है रेफ्यूजीज़ के हवाले से कि हमने अपने हिस्से से कहीं बढ़कर जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट करने में एक किरदार अदा किया
और मुस्तकबिल में भी हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अवाम की बेहतरी हमारे लिए, उनकी भलाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस हद तक मुतहम्मिल हो सकता है मजीद बोझ उठाने का। आखिर में बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है? और दूसरा, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि अमेरिका बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान में नाकाम हुआ है, चाइना भी इसी तरह की क्रिटिकल पोजीशन रखता है, क्या पाकिस्तान इंडोर्स करता है इस व्यू को? देखिए, हम ये समझते हैं कि ये इसके ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि अमेरिका अफगानिस्तान में कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है। आपने स्टेटमेंट देखी होंगी, आपने प्रेसिडेंट बाइडन की स्टेटमेंट सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अफगानिस्तान के अंदर अचीव कर लिए। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन क्या है। इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो सर्टेनली अच्छी नहीं है। वो तमाम हमसाया ममालिक के लिए तशवीश का बायस है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारे लिए तशवीश की वजह ये है कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो उसकी पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशन होती है। हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब है, हम ये समझते हैं कि उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ना हो। और तीसरी बात अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से कि जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो और तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हों या अफ़गानिस्तान से बाहर हों, वो अपनी एनर्जीज फोकस करें अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।